Guys, a very good morning to all of you. Never afraid of the path, that how difficult the path is. Just keep going with dedication and one day you will reach the destination. तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 29 मई और डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़ और उसके बाद एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया है जो नारदा केस में 4 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनको। उसके बाद ये ब्लेम गेम चल रहा है जो राहुल गांधी है उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है पीएम मोदी जी को कोविड-19 के सेकेंड वेव के लिए। सीरिया में नया प्रेसिडेंट चुन के आ गया है चौथी बार बशर अल असाद जिनका नाम है। उसके बाद ये दिल्ली में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का बात चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्लेयर फाइल करने वाला था पिटिशनर को बोला है रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद गवर्नमेंट को बोला है कि मतलब ये रिजॉल्व करो बाय जून 1 जो भी मैटर है। भारतीय किसान यूनियन ने 3 दिन का प्रोटेस्ट रखा है। प्रोटेस्ट पे बैठे पटियाला में क्योंकि उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को बोला है कि मतलब वो टैकल करने में असरदार साबित नहीं हुए, कोविड-19 को ठीक तरीके से टैकल नहीं किया। उसके बाद वहां के गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया है और बोला है कि ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है अगर वहां पे ऐसा प्रोटेस्ट हुआ तो, क्योंकि इससे वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। देखते हैं फिर सिचुएशन क्या रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं कोवैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है मे हिट सेंटर्स डेडलाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया था कि सभी इंडियंस को वैक्सीनेट करेगा इस ईयर के एंड तक। तो बोला जा रहा है कि भारत बायोटेक जो है जो मैन्युफैक्चरर है कोवैक्सीन का उसने डिस्क्लोज किया है कि ये कम से कम 120 दिन लेता है, लगभग 4 महीने एक बैच के जो मतलब बैच का जो वैक्सीन तैयार होता है उसको मैन्युफैक्चर और सप्लाई देने में उसका। उसके बाद वीके पॉल जो नेशनल एम्पावर्ड ग्रुप के हेड है उन्होंने बोला है कि 2.5 करोड़ जो डोजेस थे वो सप्लाई कर दिए गए इंडिया में। उसके बाद 216 करोड़ जो डोजेस हैं वैक्सीन के वो बाय दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं इस ईयर के एंड तक सभी इंडियंस वैक्सीनेट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो आगे देखते हैं। उसके बाद ये डीपीएस लेक है नवी मुंबई में, प्रीलिम्स में कभी कभी आ भी जा सकता है। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में ना है सीडीएस में तो ऐसा आ जाता है कि ये लेक कहाँ लोकेटेड है। तो फ्लेमिंगोस का बात किया जा रहा है कि जैसे ही मानसून आता है तो ये यहाँ से सभी चले जाते हैं। तो अभी मानसून का अराइवल होने वाला है तो ये डीपीएस लेक में से ये फ्लेमिंगोस अब यहाँ से जाने वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये चिल्ड्रन का बात कर रहा है कि मतलब ये कोविड के वजह से जितने भी चिल्ड्रन ऑर्फेंड हुए हैं एबेंडेंड हुए हैं उनको बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा है क्योंकि उनका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। वो स्ट्रीट पे वो कंपेल हो गए हैं कि स्ट्रीट पे खाना के लिए वो तड़पे दूसरे से खाना मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जाए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ऐसा बोला है कि ये चिल्ड्रंस जितने भी ऐसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए इमीडिएटली जितने जल्दी से जल्दी हो सके और उनको बेसिक नीड्स जैसे फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स उनको प्रोवाइड किया जाए। साथ ही ये भी बोला है कि वी डू नॉट नो द एज ऑफ चिल्ड्रन, उन एज के बारे में पता नहीं। और साथ ही ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं देश में जो ऐसे सड़कों पर स्ट्रीट्स पे खाना के लिए ऐसे हाथ फैलाए खड़े हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और उनके साथ जस्टिस अनिरुद्ध बोस ये दोनों का बेंच था जिसने ऐसा बोला है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ममता बनर्जी जी जो है एक रिव्यू मीटिंग रखा गया था कलाईकुंडा एयरबेस पे जो भी डैमेज हुआ है साइक्लोन यास की वजह से। तो वहां पे ममता बनर्जी जी भी मीटिंग में आने वाली थी लेकिन इन्होंने मीटिंग को स्किप किया। बट सेम वेन्यू पे जो है पीएम से वो प्राइवेटली मिली और रिपोर्ट उनको दिया। उसका भी रिव्यू चल रहा है कि मतलब डिजास्टर से कितना वहां पे डैमेज हुआ है। उसके बाद उनको फंड दिया जाएगा वो रिकवर करने के लिए, डैमेज जो भी हुआ उसको रिकवर करने के लिए। उसके बाद दिल्ली में अनलॉक होने वाला है अभी 31 मई से। वहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी था और फैक्ट्रीज का जो काम था वो रिज्यूम होने वाला है लेकिन ये फेज्ड मैनर में होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन मतलब पूरा दिल्ली को हर एक एक्टिविटी को अनलॉक नहीं किया जाएगा। इट विल बिगिन इन द फेज्ड मैनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। ये कोलकाता का कोविड रिलेटेड डेथ्स जितने भी हुए 2021 में उसका बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जितने भी डेथ हुए थे लास्ट ईयर में ड्यूरिंग फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 बोला जा रहा है उससे 4.5 टाइम्स हाइयर डेथ हुआ है सेकेंड वेव में। उसके बाद ये
जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था अभी, उसमें जो भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड किया था कि कोविड रिलेटेड जितने भी रिलीफ मटेरियल्स हैं इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन, उस पे जीएसटी का छूट दिया जाए, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाए। यहाँ पे 5% जीएसटी लगाया जा रहा था वैक्सीन पे, कोविड वैक्सीन पे, और 12% जीएसटी लगाया जा रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अदर मेडिकल इक्विपमेंट जो भी होते थे। तो बोला जा रहा है कि ये अनजस्टिफाइड है, ऐसा अभी नहीं होना चाहिए, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया गया, ये फेल हो चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कमेटी तैयार किया है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन से मटेरियल पे, कोविड रिलेटेड रिलीफ मटेरियल पे कितना परसेंट और कौन सा जीएसटी का स्लैब इंप्लीमेंट करना है, कौन सा उस पर अप्लाई करना है। इसके लिए 10 डेज का टाइम दिया गया है। 10 डेज के बाद ये पता चलेगा कि कौन से जीएसटी रिलीफ, कोविड रिलीफ मटेरियल्स पे कितना जीएसटी लगाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। एक मिनट, ये जीएसटी ऑन वैक्सीन सिलेंडर्स नॉट जस्टिफाइड, ये बोला जा रहा है 5% जीएसटी लगाया जा रहा था वैक्सीन पे, 12% जीएसटी लगाया जा रहा था ऑक्सीजन पे। तो ये सब था। ट्विन चैलेंजेस स्टेट वाज करंटली बैटलिंग द पैंडेमिक एंड द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन। ये जो साइक्लोन हिट स्टेट्स है, तो ये बोला जा रहा है कि वहां पे दो चैलेंज है। एक तो उनके लिए कोविड को कंटेन करना, दूसरा साइक्लोन ने इतना वहां पे डैमेज किया उसको रिकवर करना। इसलिए बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश डिप्टी सीएम ने बोला है कि उनको अलाउ किया जाना चाहिए कोविड सेस को लेवी करने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गया, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनको सेस, कोविड रिलेटेड सेस लगाने दिया जाए ऐसा। उसके बाद इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, सभी न्यूज डिस्कस कर लिया हमने। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये पानी का क्राइसिस है यार। ये सीमापुरी रेसिडेंट जो भी है दिल्ली में, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से ये पानी ले रहे हैं। तो ऐसे में पानी को जुडिशियसली यूज करें, क्योंकि गर्मी का मौसम था, पानी का शॉर्टेज हो जाता है कहीं कहीं। तो पानी एक मतलब नेचुरल रिसोर्स है, उसको जुडिशियसली यूज करें। उसके बाद ये स्टूडेंट का ना एग्जाम हो रहा है ना पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में वो गलत एक्टिविटी में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग गए और राम जैसी इलीगली गलत तरीके से सेल कर रहे हैं। 18 साल का एक्यूज्ड है, माय गॉड। चलिए दूसरा न्यूज डिस्कस करते हैं। अब शायद डायरेक्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, तो चलिए एडिटोरियल पे ही चलते हैं डायरेक्ट। एडिटोरियल आज ज्यादा नहीं है, 4 एडिटोरियल है बस। एक तो ये एडिटोरियल है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरप्लस अमाउंट दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरप्लस अमाउंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में। ये नेपाल की डेमोक्रेसी के बारे में, वहां पे जो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे। अभी 2 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था हमने कि मतलब वहां पे जो लोअर हाउस था उसको डिसॉल्व कर दिया गया है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बारे में है। तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको डिस्कस करना बेकार है। उसके बाद ये ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्या उसको कंडक्ट करवाना चाहिए जो कि टोक्यो में होने वाला था, या नहीं करवाना चाहिए। जैसे अभी आईपीएल को भी कैंसिल किया गया है। उसके बाद ये ह्यूमैनिटी और कैपिटलिज्म के बीच का है और उसके ऊपर ये डिस्कशन है, तो ये भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो कुल मिला के 3 एडिटोरियल है जो हमें डिस्कस करना है अभी। ये चेन्नई का है यार, वहां पे स्टैनले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है चेन्नई में, उसके बाहर लाइन वाइज एम्बुलेंस खड़ा हुआ है और उसमें कोविड पेशेंट भरे पड़े हैं। तो ठीक है, अरेंजमेंट सही है। अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कम से कम एम्बुलेंस में तो अरेंजमेंट किया गया है सारा कुछ। उसके बाद चलिए डायरेक्ट एडिटोरियल अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला एडिटोरियल जो था हमारा, जिसमें कि आरबीआई ने सरप्लस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। 1 मिनट यार, 1 मिनट होल्ड ऑन। रोज कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते टाइम हो ही जाता है, जिससे बहुत परेशानी हो जाता है मेरे को यार। कर क्या सकते हैं।
एक मिनट बस। यस, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। आरबीआई ने अभी ट्रांसफर किया है जो बफर स्टॉक होता है आरबीआई के पास, तो उसने ये ट्रांसफर किया है सरप्लस जो उसने इकट्ठा करके रखा था, जो 99,122 करोड़ ट्रांसफर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बोला जा रहा है कि ये फेरोसियस जो सेकेंड वेव है कोविड का, उसमें ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट के पास फंडिंग आएगा, जो मार्केट में जो भी जिस स्टेट को फंडिंग देना है या कुछ भी ऐसा कोविड रिलेटेड रिलीफ मटेरियल गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना है, उसके लिए बहुत ही असरदार साबित होगा और गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। बोला जा रहा है कि आरबीआई ने जो ये सरप्लस इकट्ठा किया, ये 73% हाइयर है अगर 12 महीने पहले से अगर देखा जाए, जून 2020 से अगर ये देखा जाए तो ये 73% हाइयर है। आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया था वो शो करता है कि 63% जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक्सपेंडिचर में। ये एक मेजर फैक्टर है जो कि बूस्ट किया है सरप्लस को, आरबीआई के सरप्लस को। हाँ, क्योंकि जैसे कि इनकम 11% घट गया, उसके बाद बोल रहा है कि मतलब ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस सरप्लस का। 50,629 करोड़ एक्सचेंज गेन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से भी बहुत पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी फॉरेन करेंसी जो होता है उसको एक्सचेंज करने में। साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है आरबीआई, उस पे उसका वो इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, उस इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा पैसा सरप्लस इकट्ठा होता है आरबीआई के पास। बोल रहा है कि 69% इंक्रीज हुआ है एक्सचेंज गेन ओवर द प्रीसीडिंग 12 महीने से अगर देखा जाए तो 69% इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन डालता है हमारे सामने कि आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, क्या ये इंटायरली एम्ड था स्टेबलाइज करने के लिए इंडियन वैल्यू को। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक डिसरप्शंस का हाई मैग्नीट्यूड है, बोला जा रहा है कि साथ ही ऑनगोइंग पेंडेमिक जो है, तो इसकी वजह से लैक ऑफ विजिबिलिटी है कि इकोनॉमी कब तक रिकवर करेगा या और ये कितना टाइम लेगा। और आरबीआई का जो ट्रांसफर है ये मच नीडेड बफर जो था गवर्नमेंट को फाइनेंस करता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी को सही तरीके से कर सके और पेंडेमिक के टाइम पे जो भी फंडिंग देना है वो सही तरीके से कर सके। बोला जा रहा है कि 2 साल पहले भी आरबीआई ने ट्रांसफर किया था 1.76 लाख करोड़ एक्सचेंजर, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। उस टाइम भी ये काफी न्यूज में था। हाँ, रिजर्व बैंक जो है वो मतलब इंश्योर करता है, जमा करके रखता है, मेंटेन करके रखता है कंटिजेंसी रिजर्व, जो कि एग्जैक्टली 5.5% होता है, जो कि सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है अगर कभी, तो उस टाइम पे ये फाइनेंस करता है। और हाइयर जो स्पेंडिंग का अभी नीड है वैक्सीनेशन को बॉस्टर करने के लिए, हाई स्केल पे वैक्सीनेट करने के लिए लोगों को, ये इस टाइम पे ये एक डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट हो जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल बैंक बोला जा रहा है कि अल्टीमेटली लेंडर है, अभी लास्ट रिजॉर्ट लेंडर है इस टाइम पे, जैसे में कि अभी गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सारे बिजनेस हाउसेस जितने भी अभी वो मतलब उनके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि सप्लाई है नहीं, मार्केट में सप्लाई है नहीं, तो उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आ रहा है। ऐसे में बोला जा रहा है कि आरबीआई जो है अल्टीमेट रिजॉर्ट ऑफ लेंडर है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है फंड कर सकता है जो भी रिक्वायरमेंट है, एवरी कंसीवेबल कंटिजेंसी जो भी है गवर्नमेंट उसको भी फंड कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी पैसा दिया है वो भी बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में दिया है। उसके बाद ये दूसरा एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जो कि ओलंपिक्स के बारे में है, टोक्यो में। तो बोला जा रहा है कि वहां पे जो लोग हैं वो सभी इंथुजियास्ट नहीं है, सभी उत्साहित नहीं है इस गेम को लेकर के। एक मिनट, हाँ, वहां पे अभी अनसर्टेनिटी बना हुआ है, क्योंकि जो एथलीट्स हैं उनमें भी मतलब ये है कि वो भी सभी एग्री नहीं है कि खेलेंगे ही।
कुछ रिलक्टेंट भी है, क्योंकि अभी हाल ही में आईपीएल कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया था। उसमें भी जो भी उसमें प्लेयर थे, कुछ को उनको कोविड हो गया था, कुछ इन्फेक्टेड हो गए थे, उस वजह से इनमें भी रिलक्टेंस है, सभी अग्री नहीं है कि खेलेंगे। तो बोला जो कोविड पैंडेमिक अभी वहां पे है आइलैंड नेशन में, जापान, तो बीबीसी रिपोर्ट आया था, इसमें बोला था 1.9% जो पॉपुलेशन है वहां का फुली वैक्सीनेटेड, बाकी का वहां का जो पॉपुलेशन है वो बोल रहा है अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है। और वहां पे बोला है कोविड-19 इन्फेक्शन जो है और करंट डेथ जो है 7 लाख इन्फेक्शन है, 12,000 डेथ हुआ है वहां पे जापान में। और हॉस्पिटल जो है भरा पड़ा है कोविड पेशेंट से। जापानीज सिटीजन जो है वो बोल रहा है कि ओलंपिक या तो पोस्टपोन होना चाहिए या तो कैंसिल होना चाहिए, कलेक्टिव वॉइस वहां पे यही है। तो इस वजह से वहां पे ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद लोकल ऑफिशियल्स जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने बोला है कि गेम को करवाया जाना चाहिए और वो कंडक्ट करवाएंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। उसके बाद बोला जा रहा है कि पोस्टपोन्ड बाय द ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक। फर्स्ट वेव जब भी था उस टाइम 2020 में इसको पोस्टपोन किया गया था एक बार। उसके बाद बोल रहा है कि ये स्ट्राइविंग फॉर द इम्पॉसिबल, इसका जो ओलंपिक्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्ट्राइविंग फॉर इम्पॉसिबल, जो भी इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने के लिए। और इसका मोटो भी है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, जो कि गेम को डिफाइन करता है। इसके मॉडर्न वर्जन जो कि स्टार्ट हुआ था एथेंस में 1896 की टाइम से, ये इस गेम को डिफाइन करता है। ये गेम जो है बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया था। हालांकि उस टाइम दिक्कत आई थी 1916 में, 1940 में। 1916 में जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1940 में जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1944 तक ये इवेंट कंडक्ट करवाया गया था उस वॉर के टाइम पे भी। उसके बाद कोल्ड वॉर जब भी चल रहा था, जब वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक मतलब एक दूसरे को बॉयकॉट कर रहे थे, उनमें मतलब कंपटीशन चलता। ईस्टर्न ब्लॉक वो है जिसको उस टाइम यूएसएसआर बोला जाता था और वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए। तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था, जो कि जिसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है यूएसएसआर का 1991 में। तो उससे पहले तक जो है इनमें भयंकर सॉलिड कंपटीशन चल रहा था। उस टाइम भी जो है ओलंपिक को कंडक्ट करवाया गया था। इसीलिए इसको बोला जाता है कि गेम ने खुद को डिफाइन किया है कि स्ट्राइविंग फॉर द इम्पॉसिबल और मोटो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। उसके बाद बोला जा रहा है कि पैंडेमिक की वजह से जो है बहुत ऑब्स्टेकल आ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो भी है वो भी स्पीड अप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैक्सीन का अवेलेबिलिटी उतना नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यूरोपियन फुटबॉल, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ग्रैंड स्लैम टेनिस जो वो सभी कंडक्ट करवाया गया है कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। हाँ, बट वहां पे कोई फुल प्रूफ मेजर्स नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग था, हाँ, उसने ऐसा रिवील किया है कि इन पर्सन मतलब बायो बबल में भी इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में जो भी कुछ प्लेयर थे वो इन्फेक्टेड हो गए थे। ऐसे में स्पोर्ट्स पीपल जो भी है वो वल्नरेबल हो जाते हैं वायरस को लेकर के। हाँ, ऐसे में सोचा जा रहा है कि इसको कैसे कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जापान के लोग भी जो है वो रिलक्टेंट हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे में कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि ऐसे में उनके लिए भी ये डिजास्टर साबित हो सकता है। अगर प्लेयर वहां पे इन्फेक्टेड होगा तो वहां के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इवेंट पार्टनर जो है इसका ओलंपिक का, एक मिनट, जो इवेंट पार्टनर है ओलंपिक का उसको आशी ये क्या हो जाता है डेली यार, समझ में नहीं आता मेरे को। आधा टाइम तक चलता है, आधा के बाद फिर ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है इसमें। दिमाग खराब हो जाता है मेरा यार एक करने में, क्या बोलूं मैं।
रोज ये डेली ऐसा होता है। चलिए, हाँ, तो ऐसे में जो उनका मतलब इवेंट पार्टनर है आशी सिम्बुन डेली, उसने बोला है कि मतलब वो रिलक्टेंट है और वो चाहता है कि कैंसिल करवाया जाए गेम को, क्योंकि वहाँ के मतलब हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए। सो फार द मोस्ट पेसिमिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि गेम को कैंसिल करवाया जाए, ओलंपिक को कंडक्ट नहीं करवाया जाए। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल ये ह्यूमैनिटी और कैपिटलिस्ट वाला डिस्कस करना है हमें, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक तरफ कोविड-19 है, एक तरफ जो भी कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं, उसके बाद एक तरफ सिटीजन है। तो बोला जा रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है कंपनीज के लिए कि उनको अपना पर्पस रीथिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनका जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे पर्पस क्या है। तो उसके बाद बोला जाए कि ये कोविड-19 वैक्सीन क्राइसिस जो अभी चल रहा है ये बहुत ही ट्रेजिक इंस्टेंस है। ऐसे में जरूरत है कि ह्यूमैनिटी को ज्यादा ध्यान दिया जाए और अभी जो प्रिंसिपल्स हैं कैपिटलिज्म को उसको एक साइड पे रखा जाए। हाँ, लेकिन हालांकि होता ये है कि कैपिटलिस्ट का मतलब मेन मोटो ये होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मतलब इंक्रीज किया जाए। उनका प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर ही होता है, क्योंकि बात आती है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में, उनको कंपनसेट भी करना होता है। इस वजह से उनको उनका मेन मोटो ये होता है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया जाए वाइडर स्केल पे। और बोला जा रहा है कि इफ द प्राइसेस दे चार्ज, अगर वो प्राइस चार्ज करते हैं जो गरीब लोग दे नहीं सकते, ऐसे में मोरली कंपेल्ड करना चाहिए उनको अपने आप को कि लोगों को, पुअर पीपल जो भी हैं उनको सर्व किया जाए, ताकि उनका एग्जिस्टेंस जो है उस पे मॉरली कोई सवाल क्वेश्चन खड़ा ना हो। उसके बाद बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। हाँ, और प्राइवेट प्रोड्यूसर जितने भी उससे परचेज करना चाहिए और सब्सिडाइज रेट पे ये सेल करना चाहिए, पुअर पीपल को प्रोवाइड किया जाना चाहिए वैक्सीन। ऐसे में जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का जरूरत है तो उन गवर्नमेंट को जो है टैक्स रेट वो इंक्रीज करना चाहिए प्राइवेट कंपनीज पे, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स है इनकम का। गवर्नमेंट को रेवेन्यू तभी आएगा जब वो टैक्स रेट को इंक्रीज करेगा, प्राइवेट कंपनीज पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर प्राइवेट कंपनीज भी गवर्नमेंट को प्रेस करते हैं कि टैक्स को रिड्यूस किया जाए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तो गवर्नमेंट का ऐसे में मतलब दोनों तरफ से पुश किया जा रहा है। उनका गवर्नमेंट का हाथ दोनों तरफ से बंधा हुआ है। एक तरफ वो मतलब टैक्स रेट इंक्रीज नहीं कर सकते, दूसरी तरफ क्या है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और ऐसे में क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है। प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स जो भी है, प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट्स दोनों का हैंड अभी बंधा हुआ है उनके पीठ के पीछे ऐसा। और क्राइसिस जो है उस सिटीजन को ले डूब रहा है और पब्लिक सर्विस जितना भी था उसका ब्रेकडाउन हो गया है इस टाइम पे। और इंडियन गवर्नमेंट भी क्राइसिस फेस कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि कैपिटलिज्म कैसे एंड होगा। तो ये एक बुक है जिसका टाइटल है हाउ विल कैपिटलिज्म एंड। ये आस्क वोल्फगैंग स्ट्रेक जो है ये इन्होंने लिखा है, ये ऑथर हैं, इसके को ऑथर भी हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हाउ विल कैपिटलिज्म एंड। तो बोला जा रहा है कि जो फोर्सेस हैं जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है वो अभी रन आउट हो चुका है, और कैपिटलिज्म जो है वो कन्वर्ट करता है कॉमन को प्राइवेट एंटिटी में
और इकोनॉमिस्ट जस्टिफाई करता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कि ये एक ट्रेजेडी है कॉमन्स के लिए। उसके बाद पीपल नॉट केयर, बोला जा रहा है कि लोग केयर नहीं करेंगे दूसरों का समथिंग अनलेस दे ओन इट, जब तक वो उनके खुद पे नहीं आ जाएगा तब तक वो दूसरों के लिए केयर नहीं करेंगे। जैसे कोविड ही देख लो, बहुत लोग मास्क नहीं लगाते, बहुत लोग खुद को मतलब सैनिटाइज नहीं करते, इस वजह से क्योंकि उनमें खौफ नहीं है जब तक उनके घर में किसी को या उनको नहीं हो जाता। तो यही बोला जा रहा है कि पीपल विल नॉट केयर फॉर समथिंग अनलेस दे ओन इट। ये एक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कैपिटलिस्ट बिजनेस हाउसेस के लिए। बोला जा रहा है कि वो जो मेरी नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, उस पे मतलब उसको जो है नेचुरल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं और यूज करते हैं प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए अपने खुद के लिए, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अर्थ का जितना भी रिसोर्सेस है वो प्रॉफिट प्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसे में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे सवाल आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारे कोस्टल एरियाज डूब रहे हैं जिसका मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है वेदर सिस्टम पे। तो इस वजह से ये बात किया जा रहा है कैपिटलिज्म को खुद को इम्प्रूव करना चाहिए और शिफ्ट करना चाहिए प्रॉफिट सीकिंग से ऐसे क्राइसिस के टाइम पे लोगों को सर्व करने के लिए जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। वैक्सीन उनको अफोर्डेबल प्राइस पे उनको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए ये बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि होता क्या है कि कैपिटलिज्म जो भी इंटरप्राइजेस है, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, वो ह्यूमन राइट को भी मतलब साइड में कर देता है, लोगों को स्लेव की तरह यूज करता है अपना इकोनॉमिक एसेट को इनहेंस करने के लिए। वहां पे मॉरल क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है, मॉरली ये इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्लेवरी तो बैन किया गया है लॉ के द्वारा, एंड द अर्थ रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्स भी लिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद ये कैपिटलिस्ट जितने भी ये क्या करते हैं, ये नॉलेज को अभी क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास बहुत ही कम है, तो ये जो नॉलेज है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कम है जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये तो कम है, एक टाइम पे ये एक लिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये नॉलेज जो है इसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है यहाँ पे उसका रोल आ जाता है। ये जो कंपनीज हैं ये क्या करते हैं, जो भी पेटेंट लॉयर्स होता है उसको एज आर्मी यूज करते हैं, जो उनको हेल्प करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोनोपोलीज को क्रिएट करने में। साथ ही पीपल आर डिनाइड द यूज ऑफ देयर ओन नॉलेज, जैसे कि ट्राइब्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल नॉलेज होता है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो बोला जा रहा है कि पीपल को खुद को डिनाई किया जा रहा है उनके खुद के नॉलेज को यूज करने के लिए, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स है नीम और टर्मरिक, ये सारा पेटेंट किया गया है, पेटेंटेड बाय कैपिटलिस्ट। तो बोला जा रहा है कि कम्युनिटीज जो हैं जिसका जो ट्रेडिशन है, जिसने प्रोड्यूस किया है नॉलेज, तो उसको पे किया जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि पब्लिक जो है कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करने में बहुत तरीके से। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग मेकिंग एंड टेकिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी, बोला जा रहा है कि लार्ज पब्लिक असिस्टेंस, बहुत ज्यादा पब्लिक असिस्टेंस जो है यूएस को इनेबल किया फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डेवलप करने में और कोविड-19 वैक्सीन को वार्प स्पीड में वहां पे प्रोवाइड करने में। तो इसमें पब्लिक का असिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया हैज बीन स्पॉइलर ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अभी ट्रिप्स का मैटर था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न्यूज में था, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसको प्रमोट किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 में। यूनिफॉर्म ग्लोबल आईपीआर रूल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रूल को प्रमोट किया गया था WTO के द्वारा 1995 में। तो इसका जो प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। तो इंडिया जो है फॉलो करता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट ये है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को जो कि न्यू ड्रग्स के लिए इन्वेस्ट करता है,
उसको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी उनका प्रोड्यूस है, जो इन्वेंट करते हैं, उन पे उसका मोनोपोली हो जाता है और वो उस पे हायर प्राइस सेट कर सकते हैं। और उसका क्या होता है, प्रोडक्शन वो कम रखते हैं ताकि मार्केट में सप्लाई कम हो, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा फिक्स करते हैं और साथ ही वो अपना मोनोपोली फिक्स करके रखते हैं उस पे, ताकि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको ठीक तरीके से वो रिकवर कर लें। तो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय द इन्वेंटर टू कीप प्राइसेस हाई। और दूसरे तरफ अगर देखें तो प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, ऐसा इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है। और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसर्स को इंश्योर किया जाता है उसको कि टू इन्वेंट बेटर प्रोसेसेस, जितना ज्यादा बेटर से बेटर प्रोसेस हो उसको प्रोसेस को मतलब इनहेंस किया जाना चाहिए, ताकि लार्ज वॉल्यूम जो है लोअर कॉस्ट पे जेनरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये है। और ऐसा फॉलो किया गया था पुअरर कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी ऐसा फॉलो किया गया था। जब क्या है, साउथ अफ्रीका में एड्स बहुत हाई लेवल पे वहां पे लोगों को तबाह कर रहा था, और ऐसे में क्या इंडिया ने जेनरिक मेडिसिन बनाया था एड्स के लिए और सप्लाई दिया साउथ अफ्रीका को। तब साउथ अफ्रीका में मतलब उस टाइम एड्स को बहुत कंट्रोल किया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है वेस्टर्न जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे लाइक यूएसए के, तो वो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे मेडिसिन के लिए। ट्रिप्स में जो है प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट को इनेबल करने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए। हाँ, वो डिमांड कर सकते हैं इनोवेटर कंपनी से कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन अलाउ किया जाए, ताकि लोअर कॉस्ट पे लोगों को वैक्सीन या जो भी सप्लाई है मेडिसिनल सप्लाई और ड्रग वो प्रोवाइड किया जाए इमरजेंसी के टाइम में, विद कंपनसेशन टू द इन्वेंटर। ऑफ कोर्स इन्वेंटर को भी कुछ कंपनसेशन दिया जाए उसमें से। लेकिन वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनको ये चीज पसंद ही नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनका पेटेंट जो है यूज किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लेस टाइम में हाई प्राइस चार्ज करके कमा लिया जाए। उनका मोटो ये रहता है। तो बोला जा रहा है कि दिस इज द प्रोविजन दैट साउथ अफ्रीका एंड इंडिया वांट टू इन्वोक। साउथ इंडिया और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये चाहता है कि सेम टू सेम प्रोविजन जो एड्स के टाइम पे, जो अफ्रीका में एड्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, जो प्रोविजन इन्वोक किया गया था, सेम प्रोविजन अभी इन्वोक किया जाए और इनेबल किया जाए प्रोड्यूस करने के लिए हाई से हाई अमाउंट ऑफ वैक्सीन, जो कि यूएस इन्वेंटेड कोविड-19 वैक्सीन है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री जो है इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 स्टेक होल्डर है। पहला तो सिटीजन है जिसको मेडिसिन चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट है, उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनको टाइमली मैनर में और जितना जरूरत है उतना वैक्सीन मिले, और तीसरा जो है प्राइवेट कंपनीज है जिसको प्रोड्यूस करना है और सेल करना है वैक्सीन। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज का स्टैंड ये होता है कि बिजनेस मस्ट बी ओनली बिजनेस, देन पब्लिक गुड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे स्टेप इन करना चाहिए बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्राइस को रेगुलेट करने का कोई मीन्स होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, और प्रोडक्शन को इनहेंस करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनीज जो हैं और इकोनॉमिस्ट अगर वो सपोर्ट करते हैं व्यू को कि जो भी इन्वेंशंस है गवर्नमेंट के द्वारा वो डिस्टॉर्ट करता है मार्केट को, और अगर ये भी वो बोलते हैं कि टैक्स रिड्यूस होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तो गवर्नमेंट का दोनों हाथ फिर बंधा हुआ है, क्योंकि ना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, ना गवर्नमेंट खुद का पीएसयू सेटअप कर सकता है ताकि गवर्नमेंट खुद से प्रोड्यूस कर सके और सब्सिडाइज रेट पे दे सके उसको। तो दोनों हाथ पीछे बना हुआ है गवर्नमेंट का, ऐसा बोला जा रहा है। एक मिनट, बिहाइंड देयर बैक्स व्हेन दे हैव टू स्टेप इन टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस, जब भी लोगों को डिस्ट्रेस के टाइम पे मदद करना चाहिए उस टाइम गवर्नमेंट का दोनों हाथ बंधा हुआ है। ऐसा पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट का बात किया जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो पसंद नहीं करता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सेटअप हो। जब भी गवर्नमेंट ऐसा करता है सेटअप प्लान करता है सेटअप करने के लिए, जैसे कि बैंक्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो इकोनॉमिस्ट जो है उसको प्रूव करना चाहता है कि जो भी ये इंटरप्राइजेस है ये उतना प्रोड्यूस नहीं करेगा और जिसमें जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉपर
और उनको जो रिटर्न्स मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा मतलब रिटर्न्स भी उनको हायर मिलेगा और वो इफेक्टिवली वर्क भी करेगा, हाई लेवल प्रोडक्शन भी होगा अगर वो प्राइवेटाइज किया जाए तो। लेकिन बात यह है कि अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसका ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्राइमरीली उनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि रिटर्न्स को कितना से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स थे उनका इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड उनको वापस दिया जाए। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि कोविड क्राइसिस जो है इसने रिवील किया है कि इस टाइम पे इनएडिक्वेसी जो है कैपिटलिज्म का, हाँ, सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए तो वो कर नहीं रहे हैं, वो इस टाइम पे भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में जो है अगर कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस अनविलिंग है पब्लिक पर्पस को, तो गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पिरिटेड इंटरप्राइजेस जैसे पीएसयूज हो गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड प्रोवाइड किया जाए और इक्विटिवली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है सभी सिटीजन्स को। क्योंकि जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनका मतलब प्राइस इतना हाई होता है कि जो पुअरर सेक्शन होते हैं वो मतलब छूट जाते हैं, वो इंक्लूसिव नहीं होते इसमें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस टाइम पे एल्गोरिदम उनका इतना हाई हो चुका है सोशल मीडिया पे, कैपिटलिस्ट जो है उससे ज्यादा बहुत से ज्यादा कमा रहे हैं और पूरा मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ह्यूमन माइंड तक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसा कि आप कुछ अगर सर्च कर लो गूगल पे तो आपको हर जगह ऐड में वही चीज दिखाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम सोशल मीडिया पे इतना हाई लेवल का हो चुका है कि वो ह्यूमन माइंड तक को मैनिपुलेट कर ले रहा है। और ऐसे में इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोला जा रहा है कि दे आर द रिचेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट पे रिचेस्ट पीपल हो गए हैं इस वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई लेवल प्रॉफिट की वजह से। तो बोल रहा है कि टाइम टू रिफ्लेक्ट, मनी ड्रिवन जो कैपिटलिस्ट है वो जो मॉरल वैल्यूज है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो ऐसे में जो है मनी जो है सुप्रीम मेजर ऑफ सक्सेस बन गया है हर एक स्पेयर में अगर देखा जाए तो। और द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स और साइज और कंपनीज जो है वो बढ़ रहे हैं, स्केल्स ऑफ नेशंस इकोनॉमीज। तो सस्टेनेबल हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है, ह्यूमन विच ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटीज आर इज बीइंग लॉस्ट साइट ऑफ। तो इनको पीछे छोड़ दिया जा रहा है जो भी ह्यूमैनिटी है। कोविड-19 क्राइसिस जो है ये बोला जा रहा है कि ये कैपिटलिज्म को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कैपिटलिज्म को खुद को बदलना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से सरवाइव कर सके और कंपनीज को फिर से रीथिंक देयर पर्पस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है नाउ दैट मोर ह्यूमन एंड लेस मनी वैल्यूड आर एडॉप्टेड। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ह्यूमैनिटी को दिया जाए और लेस से लेस वैल्यू मनी को दिया जाए, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में भी अगर हम मनी को, वेल्थ को, पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो ये हमारे एग्जिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो ये अरुण मेहरा जी के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि ऑथर हैं अ बिलियन फायरफ्लाइज का क्रिटिकल कन्वर्सेशन टू सेव अ न्यू पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button and share the video and subscribe the channel.